डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 161। ठीक है, तैयार हो जाओ, अब हमारे खाने का भी समय हो गया है, बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा। आमतौर पर वे काफी जल्दी खाना खा लेते थे और पहले से ही कुछ व्यंजन अलग रख देते थे ताकि बाद में उनका पेट भरा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि वे व्यस्त हो जाएं और अचानक 8 या 9 बज जाएं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हवा काफी तेज चल रही है और ग्राहक जल्दी आकर खाना खा रहे हैं या खाना पैक करवा कर ले जा रहे हैं, जिससे पके हुए व्यंजन खाने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। 8 बज चुके थे और आंटी वांग के स्टॉल से तला हुआ चिकन और इसी तरह की चीजें खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी। आज रात आंटी वांग हमारे साथ हॉट पॉट खाएंगी। आंटी वांग ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए मना कर दिया, मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये हॉटपॉट तुम बच्चों के लिए है। मैं घर जाकर खाना खाऊंगी, मेरे परिवार ने मेरे लिए रात का खाना बचा कर रखा है। तो आंटी वांग, कृपया एक पल रुकिए, बाई ने इलेक्ट्रिक फ्रायर को गर्म करने के लिए जाते हुए कहा। मैं अभी कुछ छोटे कुरकुरे सुअर का मांस तलने जा रही हूँ। आंटी वांग, इसे अपने पोते के लिए वापस ले जाइए। आंटी वांग भी यहीं की रहने वाली थी, उनकी उम्र 50 के आसपास थी। उनका पोता प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। पोते को स्कूल लाने ले जाने और खाना बनाने के अलावा उनके पति बाकी सारे काम करते थे। उन्हें हाल ही में एक नौकरी मिली थी, जिससे उन्हें कुछ हजार युआन प्रति माह की कमाई होती थी, जो ज्यादा थकाने वाली नहीं थी, और उनका पूरा परिवार उनका बहुत साथ देता था। छोटे बॉस, आप छोटे छोटे कुरकुरे सुअर का मांस क्यों बना रहे हैं? बेशक, खाने के लिए। मैंने ऑनलाइन चेक किया और उसमें लिखा है कि इसे सीधे खाया जा सकता है या हॉटपॉट में उबालकर खाया जा सकता है। ऑनलाइन, लिन जीमो के चेहरे पर अविश्वास का भाव झलक रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि लिटिल बॉस ने इससे पहले कभी हॉटपॉट रेस्टोरेंट में खाना न खाया हो? नहीं, मैंने नहीं खाया, बाई ये ने उदारतापूर्वक स्वीकार किया। पहले मैं सुबह से शाम तक व्यस्त रहती थी। मेरे पास दूसरे रेस्तरां में खाने का समय कैसे होता? इसके अलावा मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तुम्हारे खाना बनाने के हुनर को देखते हुए, छोटे मालिक, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होंगे? लिन जीमो को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। बाई ये के कौशल को देखते हुए, वह चाहे जिस भी बड़े रेस्तरां में जाता, उसे निश्चित रूप से सहायक शेफ जैसा पद मिल जाता। भले ही वह युवा था, लेकिन उसके खाना पकाने के कौशल में कोई संदेह नहीं था। 10 से 20 हजार रुपये प्रति माह की आय अर्जित करना तो बहुत आसान होगा, है ना? मैं पहले महीने में कुछ हजार ही कमाता था। मुझे किराया और रोजमर्रा के खर्चे उठाने पड़ते थे, बाई ये ने कहा। बाद में मेरी तनख्वाह बढ़कर 6 हजार हो गई, लेकिन फिर रेस्टोरेंट बंद हो गया और मुझे वेतन भी नहीं मिला। बाई ये ने अपनी स्थिति का संक्षेप में वर्णन किया, उसके हाथ लगातार हिल रहे थे। उसने मैरिनेट किया हुआ सुअर का मांस निकाला, घोल मिलाया और छोटे छोटे कुरकुरे सुअर के मांस को तलना शुरू कर दिया। झांग कियांग और लिन जीमो को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वे स्तब्ध होकर सुनते रहे, उन्हें अपने कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। लिटिल बॉस के पाक कौशल की तो बात ही क्या, जबकि वह पहले 6 हजार भी नहीं कमा पाता था। ये सचमुच अविश्वसनीय था। तले हुए छोटे कुरकुरे सुअर के मांस का पहला बैच पूरी तरह से आंटी वांग ने ले लिया। आंटी वांग थोड़ी अभिभूत थी, लेकिन बाय ये ने कहा कि सभी एक टीम है, और भले ही वह उनके साथ भोजन करने के लिए न रुकें, फिर भी उन्हें भाग लेना चाहिए। यह एक तरह से टीम बिल्डिंग है, लिन जीमो ने बगल से कहा। हा हा हा, टीम बिल्डिंग, बढ़िया। मुझे हमारे समूह की टीम बिल्डिंग बहुत पसंद है। फैन झोंक खिलखिलाकर हंसा। कौन सा समूह, बकवास। बाई ये ने हंसते हुए गाली दी। उनके छोटे, जर्जर रेस्तरां में, जहां डिब्बाबंद भोजन बेचा जाता था, कुल मिलाकर कुछ ही कर्मचारी थे, फिर भी उसे समूह का नाम दिया गया था। ये सुनकर कोई भी जरूर हंसेगा। आंटी वांग ने बार बार उनका धन्यवाद किया, और वेई झाओ ने उनके लिए मिर्च का एक थैला भी पैक कर दिया, ये कहते हुए कि ऊपर से मिर्च छिड़क कर खाने में ज्यादा मजा आता है। कुछ ही देर में
दूसरा बैच भी फ्राया से बाहर आ गया। भाई ये अभी तीसरी खेप ही तल रही थी कि सबके मुंह में पानी आ गया और आखिरकार वे अपने लंपट हाथों को बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। पापपूर्ण हाथ बढ़ाने वाला पहला व्यक्ति फैन झोंक था। पहले कर्मचारी के रूप में फैन झोंक का बाई ये के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और वह जानता था कि यह छोटा बॉस बहुत दयालु व्यक्ति था जो उनके साथ ऐसी छोटी मोटी बातों पर झगड़ा नहीं करता था। इसके अलावा छुपकर खाना खाना मजेदार था, है ना? फ्राइंग पैन से निकले अभी कुछ ही मिनट हुए थे और कुरकुरा सुआ का छोटा टुकड़ा अभी भी थोड़ा गर्म था। बाकी सबने चुपचाप उसकी तरफ इशारा किया। फैन झोंक ने मन ही मन मुस्कुराते हुए हौंफते हुए कुरकुरे सुआ के छोटे टुकड़े को खाया। स्वादिष्ट। फैन झोंक ने चुपचाप कुछ बुदबुदाया। बाकियों की आंखें लगभग लाल हो गई थीं। किसी और को चोरी छिपे खाना खाते देखना असहनीय था। एक बार शुरू किया तो पूरा ही करना पड़ेगा। तुम लोग। भाई ये ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसके पीछे खड़े कर्मचारी कुरकुरे सुआ के मांस का एक एक टुकड़ा पकड़े हुए उसे खा रहे थे। उनमें से दो तो एक दूसरे के चेहरे को दबा रहे थे, शायद इस डर से कि कहीं दूसरा उनसे ज्यादा ना खा ले। भाई ये को मुड़ते देख उसके पीछे खड़े चारों लोग भी चौंक गए। झांग कियांग ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि गौर से देखने पर पता चलता था कि वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे कुछ चबा रहा था। लिन जिमो और फैन झोंग ने भी एक दूसरे को छोड़ दिया और बाई ये को देखकर अजीब तरह से हंसने लगे। वी झाओ ने अपने बाएं हाथ में एक और दाएं हाथ में एक एक लेकर दूर से खाना खाया। छोटे मालिक, आपको क्या चाहिए? फैन झोंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वाह, उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मैं लालच का विरोध नहीं कर सकी, लिन जिमो ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। तलने का काम कौन संभालेगा? मैं हॉटपॉट का बेस बनाने जाती हूँ, बाई ये ने कहा। मैं करूँगा, झांग कियांग ने स्वेच्छा से कहा। छोटे बॉस, मैं आपका सहायक बनूंगा। मैं काम जारी रखने के लिए बाहर जा रहा हूँ, फैन झोंग ने बाहर जाते हुए कहा। आधे रास्ते में ही वह वापस आया, प्लेट से कुरकुरे सुआ के मांस का एक और टुकड़ा उठाया और हल्की हंसी के साथ बोला, शाह हुआ को कुछ नहीं मिला। कम खाओ, वरना बाद में हॉटपॉट नहीं खा पाओगे। भाई ये ने मुस्कुराते हुए डांट लगाई। पुनश्च आज बहुत सारी टाइपिंग की गलतियां हो गईं, इसलिए मैं आप सबके लिए एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ रहा हूँ। असल में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि टोमेटो उन्हें पहचान नहीं पाया। हा हा। आपको मेरी और प्रशंसा करनी चाहिए। लिन जिमो पहले ही जाकर कुछ सबसे पके हुए टमाटर चुन चुकी थी, उन्हें धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट चुकी थी। बॉस, हमें और क्या तैयारी करनी है? केचप। भाई ये को उस दिन खाए गए टमाटर के हॉटपॉट बेस का स्वाद बहुत अच्छा लगा और उसने उसे दोबारा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। दरअसल टमाटर के सूप का बेस बनाना मुश्किल नहीं है। भाई ये अक्सर टमाटर के सूप के बेस से व्यंजन बनाती हैं और यही बात नूडल्स पर भी लागू होती है। हालांकि आज वे हॉटपॉट खा रहे थे, इसलिए हॉटपॉट के बेस में सामान्य से अधिक तीखा स्वाद होना आवश्यक था। मुख्य ध्यान टमाटर के खट्टे और सुगंधित स्वाद के साथ साथ नमकीनपन पर था, इसलिए इस बिंदु पर केचप और अन्य मसालों की आवश्यकता थी। कटे हुए टमाटरों को तेल में धीमी आंच पर तब तक भूना गया जब तक कि वे पेस्ट न बन जाएं। टमाटर के बेस को देखकर धोखा न खाएं, ये हल्का लगता है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया में काफी मात्रा में तेल का इस्तेमाल होता है। तो टमाटर के हॉटपॉट बेस को धीमी आंच पर पकाने के बाद उसके ऊपर एक साफ नारंगी लाल तेल की परत होती है। जब बाई ये हॉटपॉट का बेस पका रही थी, तब बाकी लोग भी निष्क्रिय नहीं थे। सभी कुरकुरे तले हुए मांस को तला जा चुका था और झांग कियांग ने विशेष रूप से तले हुए टोफू की कई परतें निकाली, उन्हें जल्दी से गर्म तेल में डाला और उन्हें लपेट दिया। क्या यहाँ पहले से ही तली हुई युबा स्टिक्स नहीं है? फैन झोंग ने पूछा। टोफू की ऊपरी परत आसानी से खुल जाती है और स्वाद को सोख लेती है। युबा की ऊपरी परत सख्त होती है, झांग कियांग ने धैर्यपूर्वक समझाया। दुकान में मौजूद लोगों में वो सबसे उम्रदराज था और सबसे ज्यादा जानता था। जब झांग कियांग ने बात की, तो फैन झोंग ने सिर हिलाया। इस समय बाहर खड़ा आखिरी ग्राहक भी जा चुका था और काय शियाहुआ ने बाहर से फैन झोंग को दरवाजा बंद करने और मेजों को साफ करने के लिए कहा। लिन जिमो ने टमाटर काटने का काम खत्म करने के बाद बाकी सामग्री तैयार करने के लिए चला गया। इतने सारे लोगों के लिए एक हॉटपॉट पर्याप्त नहीं होगा।
लिन जीमो ने सीधे दुकान से 2 इंडक्शन कंपेटेबल बर्तन ढूंढे, फिर 2 इंडक्शन कुकर लिए, 2 बाहरी टेबल को एक साथ रखा और एक पावर स्ट्रिप में प्लग लगा दिया। एक इंडक्शन कुकर बाई ये और जियांग हाओ के लिए था और दूसरा फैन झोंक के परिवार के लिए था। वी झाओ बार बार आकर फैन झोंक की दादी के लिए ताज़ा तला हुआ कुरकुरा मांस का पैकेट लेकर आती थी। बुजुर्ग महिला हॉटपॉट खाने नहीं आई ताकि वो कुछ नाश्ता कर सके। दोनों हॉटपॉट बेस को एल्यूमिनियम के बर्तनों में डाला गया, इंडक्शन कुकर चालू किए गए और वे धीरे धीरे उबलने लगे। बाकी लोगों ने बाई ये द्वारा खरीदी गई विभिन्न सामग्रियों को प्लेटों में सजाया और कुछ अन्य उपयुक्त हॉटपॉट बर्तनों को धोने चले गए। आलू के टुकड़े, कमल की जड़ के टुकड़े, चौड़ी सेवई, तरह तरह के हॉटपॉट मीटबॉल, सलाद पत्ता, क्राउन डेजी। वी झाओ ने कहीं से कुछ दागुओजी, बड़े तले हुए आटे के टुकड़े भी निकाल लिए। बाई ये ने उन पर एक नजर डाली, क्या ये वही चीजें नहीं थी जो उसने कल सुबह बनाई थीं? उसने इन्हें पूरा नहीं खाया था और उसे नहीं पता था कि इन्हें फ्रिज में किसने रखा था। उन्हें झांक कियांग ने भी लिया, टुकड़ों में काटा, दोबारा तला और मेज पर परोसा। क्या ये भी हॉटपॉट के लिए हैं? बाई ये ने इशारा करते हुए पूछा। हॉटपॉट में पकाने पर ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बाई ये को संशय था। वो जियांग हाओ को दोबारा फोन करने ही वाला था। अगर वो वापस नहीं आ सका तो कोई बात नहीं। अप्रत्याशित रूप से पहले से ही नीचे किए गए रोलर शटर पर बाहर से जोर से थपथपाहट की आवाज आ रही थी। एक और ग्राहक, फैन झोंक हैरान रह गया, मैंने तो सारे खाने के बर्तन धो दिए हैं। जाओ दरवाजा खोल कर देखो, बाई ये ने कहा। फैन झोंक ने दरवाजा खोला तो सामने जियांग हाओ खड़ा था। हाओ जी, मैंने अभी तुम्हें फोन किया था। मैंने अभी अभी शूटिंग खत्म की थी, तभी मुझे बाई ये का मैसेज मिला और मैं तुरंत वापस आ गया। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। तुम पहले ऊपर जाकर नहा लो, बाई ये ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तुम बिल्कुल खोदी हुई जिनसेंग की जड़ की तरह दिख रहे हो। ठीक है, मेरा इंतजार करो, चोरी छिपे कुछ भी खाने की हिम्मत मत करना। जियांग हाओ तेजी से भाग गया। 15 मिनट से भी कम समय में वह वापस भागा, उसके बाल अभी भी गीले थे और उसने अपने सिर पर एक प्लास्टिक की थैली पहन रखी थी। उसका पहनावा देखकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। मसालों को मिला रहे लिन जीमो ने खुशी खुशी अपना काम रोक दिया, अपना फोन निकाला और कई तस्वीरें खींची। अगर आप भविष्य में एक बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो ये तस्वीरें आपका काला इतिहास बन जाएंगी। फिर मैं तुमसे कुछ अच्छे भोजन छीन लूंगा। तुम सिर्फ सिर पर प्लास्टिक की थैली लेकर नीचे क्यों आए? बाई ये भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मुख्य रूप से यह एक प्लास्टिक की थैली थी, लेकिन जियांग हाओ को एक सफेद थैली भी मिल गई और उसने उसे अपने सिर पर स्कार्फ की तरह अपनी ठुड्डी के नीचे कसकर बांध लिया, जिससे केवल उसकी आंखें, नाक और मुंह ही दिखाई दे रहे थे। रात में वह किसी लैंडमाइन चुराने वाले व्यक्ति की तरह दिखता था। बिल्कुल सही, अच्छा हुआ कि यह पास में है। अगर तुम इस तरह सड़क पर घूमते रहे, तो लाल पट्टी बांधे कोई बूढ़ी औरत तुम्हें पकड़कर नीचे गिरा सकती है। बाहर बहुत हवा चल रही है। चारों तरफ धूल ही धूल है। जियांग हाओ ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैंने कुछ नहीं पहना तो मेरे बाल धोने का कोई फायदा नहीं होगा। टोपी पहनने में क्या बुराई है? सब लोग उसे चिढ़ाते रहे, बातें करते रहे, लेकिन इससे उनके खाने पीने में कोई रुकावट नहीं आई। लिन जीमो ने तिल का पेस्ट और मूंगफली के मक्खन की डिपिंग सॉस तैयार कर रखी थी, साथ ही बारीक कटा हुआ लहसुन और तिल का तेल भी मौजूद था। मसालों की एक पूरी पंक्ति ने सभी को अपने स्वादानुसार मसाला डालने की सुविधा दी। बाई ये ने तिल के पेस्ट का एक हिस्सा उठाया, अपनी चॉपस्टिक की नोक से थोड़ा सा चखा और उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाउ जी, ये पिछली बार वाले से कहीं बेहतर है। सच में, मुझे चखने दो। जियांग हाओ दौड़कर आया और एक निवाला चखने का नाटक करते हुए बोला, ये पिछली बार से बेहतर है। क्या आखिरी वाला बॉस ने तैयार किया था? लिन जीमो ने पूछा। नहीं, ये पहले से बना हुआ था, जियांग हाओ ने कहा, तुम्हें पता है, वो मेई यांग्यांग ब्रांड का हॉटपॉट डिपिंग सॉस। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वो किस प्रकार का नाम है? ये स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मेई यांग्यांग एक कार्टून है ना? उसमें हॉटपॉट मसाला कैसे हो सकता है? वी झाओ ने कमजोर स्वर में कहा। मांस के साथ पकाए जाने के बाद क्या वह मेमना अभी भी सुंदर रह सकता है? क्या फर्क पड़ता है कि क्या है? जल्दी करो और खाओ, मीटबॉल पक गए हैं। मैं मेमना डाल रहा हूँ।
बाहर हवा जोर से चल रही थी, जबकि रेस्तरां के अंदर भाप उठ रही थी, जिससे खिड़कियां धुंधली हो गई थीं और यहाँ तक कि लैंप की रोशनी भी धुंधली दिखाई दे रही थी। सुबह सुबह बाई ये की नींद खुली और वो काफी देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, पूरी तरह से होश में नहीं आ पा रहा था। कल उन्होंने रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खाना खाया और काफी मात्रा में बियर भी पी। हालांकि वे पूरी तरह से बेहोश नहीं हुए थे, लेकिन कुछ बातें भूल गए थे। वह क्या भूल गया? बाई ये ने अपना सिर थपथपाया, उसे लगा कि यह काफी महत्वपूर्ण है। आपने दरवाजा बंद नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। काय शियाओहुआ ने पूरे समय शराब नहीं पी थी, इसलिए वह भूल नहीं सकता था। तो क्या बिजली बंद न करना, पावर स्ट्रिप को अनप्लग न करना, बर्तन न धोना। बाई ये बिस्तर से उठा और 3 बार चक्कर लगाया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। फिर उसने सोचना छोड़ दिया और नहाने चला गया। ब्रश करते करते उसे आखिरकार याद आ गया कि क्या हुआ था। उसने प्रतियोगिता पूरी कर ली थी, इनाम कहाँ था? उसे सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? क्या ऐसा हो सकता है कि मिशन विफल हो गया हो? बिल्कुल नहीं, वो प्रथम स्थान पर आया था। बाई ये ने जल्दी से अपने मुंह से झाग धोया, अपना चेहरा जल्दी से साफ किया और सिस्टम खोलकर जांच करने के लिए वापस अपने कमरे में भाग गया। सिस्टम पेज पर नवीनतम मिशन अभी भी वहीं लटका हुआ था, न तो उसे पूरा हुआ दिखाया जा रहा था और न ही असफल। क्या ऐसा हो सकता है कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से पूरा हो चुका था? बाई ये ने अपना सिर खुजाया और सिस्टम से पूछने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। सिस्टम ने बचकाने लहजे में कहा कि उसे विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आधिकारिक परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। बस यही बात है, धन्यवाद। बाई ये ने राहत की सांस लेते हुए धन्यवाद कहा, ये जानकर कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। प्रत्येक प्रांत में 20 स्थान थे, और इस दौर में वह अस्थायी रूप से पहले स्थान पर था। भले ही यह चुआन, लू, यू और हुआयांग के 4 महान व्यंजनों के लिए कोई प्रमुख प्रांत न हो, फिर भी उसे शीर्ष 100 में स्थान मिलना चाहिए। है ना? बाई ये, जिसने कभी अपना प्रांत नहीं छोड़ा था और दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था, अनिश्चित था। सौभाग्यवश उसी शाम सिस्टम पर एक संदेश प्रदर्शित हुआ। डिंग, बधाई हो, मेजबान, मिशन 18 पूरा हुआ। पहला इनाम 50 अनुभव अंक। दूसरा इनाम 9,999 युआन। तीसरा इनाम यादृच्छिक रूप से प्राप्त होने वाली वस्तु, राजधानी के लिए उड़ान टिकट तारांकन 2। कृपया जांच लें। अंततः बाई ये के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने तुरंत खाना पकाने की प्रतियोगिता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा और वाकई में इस दौर के प्रतियोगियों की सूची पहले ही जारी हो चुकी थी। प्रत्येक प्रांत से शीर्ष 3 प्रतिभागियों को छोड़कर बाकी सभी के केवल नाम थे। लेकिन शीर्ष 3 प्रतिभागियों की एक तस्वीर थी, जो इसी प्रतियोगिता की थी, जिसके नीचे उनका नाम और एक संक्षिप्त परिचय दिया गया था। आमतौर पर ये वे विवरण होते थे जो पंजीकरण के दौरान भरे जाते थे। बाई ये ने तुरंत अपना चित्र ढूंढ लिया। 10 लोगों वाले उस पृष्ठ पर वह बीच में था, एक उपहार बॉक्स पकड़े हुए था जिसमें एक रसोई का चाकू था, और वह एक मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहा था। बाई ये ने अपना माथा ढंक लिया। अगर उन्हें पता होता कि फोटो आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी, तो वे शायद ज्यादा संयमित रहते। जियांग हाओ ने कल रात शूटिंग पूरी कर ली। निर्देशक चेन के नाटक में उनका किरदार पूरी तरह से मृत था, इसलिए आज से उनके कोई दृश्य नहीं थे। हालांकि उन्होंने कहा कि आगे क्या करना है, ये तय करने से पहले वो कुछ समय आराम करना चाहते हैं। जब वह बाई ये के पास से गुजरा, तो उसने अपना सिर झुकाकर एक नजर डाली और तुरंत बाई ये की खास मुद्रा को पहचान लिया। जियांग हाओ जोर से हंस पड़ा, हा 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 हा, तुम छोटे बदमाश, आखिरकार तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल ही गया। जियांग हाओ ने अपना फोन उठाया और सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर गया, फोटो डाउनलोड की और उसकी एक बैकअप कॉपी भी बना ली। इसे डिलीट करो, इसे डिलीट करो। बाई ये ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। अरे नहीं, तुम लोगों ने कल मेरी तस्वीर कैसे खींची? जियांग हाओ दूर छिप गया। मैंने नहीं लिया, लिन जीमो ने लिया। बाई ये ने सोफे के पीछे जोर से हाथ पटका और उसे फटकारा। वह आपका कर्मचारी है। क्या आपके पास भी शेयर नहीं है? आप उससे कहिए कि वो उन्हें डिलीट कर दे। ओह, आप सही कह रहे हैं। मैं उसे अभी इसे डिलीट करने के लिए कह देता हूँ। जियांग हाओ ने तुरंत लिन जीमो को एक संदेश भेजा। कुछ ही देर में लिन जीमो का जवाब आया, बस 2 सरल शब्द, डिलीट नहीं।
वह इसे डिलीट नहीं करेगा। मेरी गलती नहीं है। जियांग हाओ ने कुछ देर सोचा, फिर लिन जिमो को एक और संदेश भेजा। इस बार दूसरी तरफ से सहमति मिल गई। जियांग हाओ के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर बाई ये को कुछ बुरा सा महसूस हुआ। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, उसने इसे डिलीट कर दिया। नहीं, आप दोनों के बीच किसी तरह का कोई संदिग्ध सौदा तो नहीं हुआ था। जियांग हाओ हंसा और बात बदलते हुए बोला, चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। जियांग हाओ ने बोलना समाप्त किया, दरवाजा खोला और भाग गया। बाई ये कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गई। आखिरकार उसे एक संभावना सूझी। हे भगवान, तुम बदमाश, क्या तुमने मेरी तस्वीर उसे भेज दी? नाश्ता खत्म करने के बाद उन्होंने अपने मुंह पोंछे और बाहर से टहलते हुए वापस आ गए। खुद नाश्ता न बनाना कितना आसान है, बाई ये ने कहा। न आटा गूंथने की जरूरत, न भरावन मिलाने की, न दलिया पकाने की, न ही सोया दूध खुद बनाने की। इसका स्वाद अच्छा नहीं है, जियांग हाओ ने उसके बगल में धीरे से कहा। बाई ये ने उसे घूरकर देखा और कुछ देर बाद उसे मानना पड़ा, ये वाकई औसत दर्जे का है। जब वह एक छोटे से रेस्तरां में काम करता था और उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो कभी कभी बाहर से तली हुई आटे की स्टिक, सूप पकौड़ी या टोफू पुडिंग खरीदता था और उसे लगता था कि उनका स्वाद काफी अच्छा होता है। बाद में, जब उनके खाना पकाने और मसालों को पकाने के कौशल में काफी सुधार हुआ, तो उनकी स्वाद की समझ भी अधिक विकसित हो गई। वह पहले बाहर का नाश्ता काफी स्वादिष्ट समझता था, लेकिन अब वह जियांग हाओ की राय से सहमत है। जब उसने उबले हुए बन खाए, तो उसे लगा कि आटा ठीक से नहीं फूला था, भरावन में मसाले ठीक से नहीं डाले गए थे, और यह बहुत ताज़ा नहीं था। जब उसने तले हुए आटे के टुकड़े खाए, तो उसे लगा कि वे उसके खुद के बनाए हुए टुकड़ों जितने अच्छे नहीं थे, और आटे में फिटकरी का स्वाद आ रहा था। सोया दूध में भी पानी मिला दिया गया था। ज्यादा नखरे नहीं कर सकते, कम से कम सुविधा तो है। अरे, डायरेक्टर चेन के ड्रामा की शूटिंग में अभी कितना समय लगेगा? मेरे अनुमान के अनुसार निर्देशक चेन के नाटक की शूटिंग लगभग 6 महीने से चल रही है, जबकि कुछ बड़े नाटकों की शूटिंग में सालों लग जाते हैं। लेकिन जियांग हाओ ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता, शायद 1 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन अंतिम चरण की शूटिंग यहाँ नहीं होगी। मैंने सुना है कि वे आखिरी भाग की शूटिंग के लिए राजधानी जा रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद, जब उन्होंने इस विषय पर बात करना समाप्त कर दिया, तो झाओ टोंगहू ने बाई ये को फोन करके बताया कि यहाँ का सारा काम खत्म करके वे राजधानी जा रहे हैं। बाई ये ने आह भरते हुए उन्हें बधाई दी। अच्छा, एक ग्राहक कम हो गया। प्रतिदिन दान की जाने वाली वह राशि काफी अच्छी थी। बेशक ये सिर्फ एक आह थी, वह अभी भी डायरेक्टर चेन और बाकी सभी के लिए खुश था। एक और काम आखिरकार पूरा हो गया। पिछले कुछ महीनों में उसने जियांग हाओ को समय समय पर इस फिल्म का जिक्र करते सुना था, और बाई ये ने निर्देशक चेन के बारे में भी गहरी समझ हासिल कर ली थी। ये निर्देशक काफी सक्षम था। हालांकि उनकी बहुत सी फिल्में बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन वे सभी औसत से बेहतर थीं, और उनमें से एक भी तथाकथित खराब फिल्म नहीं थी। यह उनके कास्टिंग विकल्पों से स्पष्ट होता है। वे जियांग हाओ जैसे छोटे मोटे कलाकारों को लेते थे, जिनमें अभिनय कौशल था और जो मेहनत करने को तैयार थे, लेकिन वे उन तथाकथित इंटरनेट सेलिब्रिटी अभिनेताओं को कभी नहीं लेते थे जिनके चेहरे भावहीन और आंखें बेजान होती थीं। ठीक उसी तरह जैसे क्वे युआन को पहले डायरेक्टर चेन ने भगा दिया था। घटिया चीज होने से बेहतर है कुछ न होना, ये निर्देशक चेन का दर्शन था। और इस बार निर्देशक चेन जियांग हाओ को अपने साथ ले जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि वे उसे कुछ अवसरों की सिफारिश करेंगे। इसके अलावा वे उसे आने वाली कुछ परियोजनाओं में अवसर भी देंगे। जियांग हाओ इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डायरेक्टर चेन के साथ जाने से वह थोड़ा हिचकिचाने लगा। अगर वह अकेला होता, तो वह निश्चित रूप से इस अवसर को भुना लेता और निर्देशक चेन के साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ जाता। लेकिन बाई ये का क्या? बाई ये उससे संघर्ष करने के लिए इस शहर में आया था, अब वह जा रहा है, बाई ये को अकेला छोड़कर। जियांग हाओ कई दिनों तक असमंजस में रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने। 2 दिन बाद, निर्देशक चेन की टीम रवाना हो रही थी और उन्होंने बाई ये से उनके लिए खाना बनाने को कहा। बाई ये को ये सारी बात डायरेक्टर चेन के मुंह से तब पता चली जब फोन पर उनसे बधाई मांगी गई।
निर्देशक चेन, चिंता मत करो, मैं उसे मनाने में आपकी मदद करूंगा। उस लड़के को इतना अच्छा मौका मिला है और उसने अभी तक अपना सामान भी पैक नहीं किया है। बाई ये ने फोन काट दिया, बाकी लोगों को नमस्कार किया और दूसरी मंजिल पर वापस चली गई। दूसरी मंजिल पर जियांग हाओ कमरे में नहीं था। बाई ये ने 3 चक्कर लगाए लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया। उसने उसे फोन किया तो उसका फोन लिविंग रूम के सोफे पर पड़ा मिला। बाई ये ने बाहर देखा तो पाया कि जियांग हाओ बाहरी बालकनी पर बने बड़े शेड में छिपा हुआ था, जहां उसने एक लाउंज कुर्सी भी लगा रखी थी। बाई ये सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने बच्चे को लाल रंग का सॉसेज पकड़े हुए देखा। ये सॉसेज उसने कुछ दिन पहले बनाया था और फिलहाल धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ था। जियांग हाओ ने आह भरी, एक बड़ा निवाला लिया और मन ही मन बुदबुदाया, अगर मैं चला गया और बाई ये के हाथ का बना खाना नहीं खा सका, तो मैं कैसे जीऊंगा। बाई ये की नाक गुस्से से लगभग सिकुड़ गई। यह आदमी, तो तुम जा रहे हो या नहीं। बाई ये ने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। जियांग हाओ लाउंज कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए। इतना बोलने के बाद उसे अपने हाथ में पकड़ी लाल सॉसेज याद आई, वो हंसा और अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए। बाई ये ने चारों ओर देखा, तुमने मुझसे कितनी लाल सॉसेज चुराई। बॉस कियान के जाने के बाद से बाई ये को अपने लिए लाल सॉसेज खुद बनाने पड़ते थे। लाल सॉसेज का पिछला बैच पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आमतौर पर दुकान में हर दिन लाल या सफेद सॉसेज की एक डिश होती थी, एक बार में कई किलो, इसलिए यह अपने आप में सराहनीय था कि वे अब तक बचे रहे। बॉस कियान के लाल सॉसेज खाने के बाद बाई ये ने मसालों का अध्ययन किया। उसने कल ही इन्हें बनाने की कोशिश की थी और पकाने के बाद फ्रिज में रखने से पहले एक दिन के लिए इन्हें यहाँ सुखाने के लिए लटका दिया था। लेकिन जब उन्होंने आज देखा तो कई चीजें गायब थीं। हे, ज्यादा नहीं। ठीक कितने? 1, हम 2, क्या आपको यकीन है? ठीक है, 3, ये बहुत स्वादिष्ट हैं, मैं इन्हें खाना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। जियांग हाओ ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम यहाँ अकेले छिपे हुए हो और मैंने तो अभी इतने खाए भी नहीं हैं। बाई ये ने गुस्से से एक टुकड़ा उठाया और उसे बड़े से टुकड़ों में खा लिया। उफ, लगता है मैं इन्हें पीना भूल गया। इसलिए मेरी सिगरेटें दूसरों की सिगरेटों जितनी सूखी नहीं हैं। धूम्रपान न करने पर भी ये स्वादिष्ट हैं। जियांग हाओ उठ खड़ा हुआ और बाई ये को लाउंज कुर्सी देते हुए बोला, हे, बाई ये, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बाई ये बिना किसी औपचारिकता के बैठ गई, लाल सॉसेज का एक टुकड़ा खाया और बोली, बोलो। क्या बात डायरेक्टर चेन के साथ तुम्हारे जाने की नहीं है। जियांग हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं, तुम्हें पता है। बकवास, सिर्फ इन 10 मिनटों में तुम इसे मुझसे कैसे छिपा सकते हो। वैसे तुम क्या सोच रहे हो। बस बात ये है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ आई थी और अब मैं अकेले विकास करने के लिए राजधानी जा रहा हूँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है। जियांग हाओ के अपनी बात पूरी करने से पहले ही बाई ये ने अपनी बीच वाली उंगली उठाई और कहा, अगर मैंने अभी अभी तुम्हारी कही हुई बात न सुनी होती, तो मैं सचमुच तुम्हारी बकवास पर विश्वास कर लेता। पुरुषों के शब्द धोखेबाज भूत की तरह होते हैं। अगर पुरुषों के शब्द भरोसेमंद होते, तो सुअ भी पेड़ पर चढ़ सकते थे। बकवास, मेरी तुलना सुअ से मत करो। जियांग हाओ अवाक रह गया, क्या इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जाने का दर्द सहन नहीं कर सकता। जाओ, 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 मेरी चापलूसी करने की कोशिश मत करो। बाई ये ने झुंझलाहट से हाथ हिलाते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा अतिरिक्त खाना पैक कर दूंगा। अरे, ये भी ठीक है। पिछले कुछ महीनों में मेरा वजन काफी बढ़ गया है। जब मैं राजधानी जाऊंगा और तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खा पाऊंगा, तो मेरा वजन भी कुछ कम हो जाएगा। बहुत नाटकिया। ओह, हाँ, आप कब जा रहे हैं? मुझे अगले कुछ दिनों में अपने गृहनगर वापस जाना है, बाई ये ने कहा। तुम अपने गृहनगर क्यों जा रहे हो? जियांग हाओ ने एक स्टूल ढूंढा और बैठ गया। क्या अंकल बाई और आंटी बाई ने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा था? नहीं, हमारी अनान हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा दे रही है ना? मैं उससे मिलने वापस जा रहा हूँ और फिर उसे कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाऊंगा, बाई ये ने कहा। ओह, हाँ, अनान इस साल हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा दे रही है। हमारी छोटी बहन हमसे बेहतर पढ़ाई करती है, उसे किसी अच्छे हाई स्कूल में जरूर दाखिला मिल जाएगा। जियांग हाओ को अचानक समझ आ गया। जैसे ही उसकी छोटी बहन का जिक्र हुआ, बाई ये के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई।
बेशक, आखिर वो मेरी छोटी बहन है। तो तुम कब वापस जा रहे हो? जियांग हाओ ने पूछा। अगले कुछ दिनों में। आज रात मैं लाल सॉसेज के इस बैच को पकाऊंगा, फिर कुछ व्यवस्था करूंगा। मैं परसों वापस जाऊंगा, 3 दिन रुकूंगा और फिर लौट आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। लेकिन पहले मैं ये कह दूं, मुझे शायद तुम्हारे घर पर ही रुकना पड़ेगा, जियांग हाओ ने कहा। मेरे घर पर रहना ठीक है, लेकिन आपके परिवार वालों का क्या? क्या आप वहां वापस नहीं जा रहे हैं? मैं वापस जाऊं या न जाऊं, इससे किसे फर्क पड़ता है? जियांग हाओ ने अपने होंठ मटकाए, मानो मुस्कुरा रहा हो, लेकिन ये रोने से भी बदतर लग रहा था। बाई ये ने उसके कंधे पर थपथपाया। कोई बात नहीं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माता पिता की नज़र में सिर्फ मेरा सबसे बड़ा बेटा, उनका सबसे बड़ा बेटा और उनका सबसे बड़ा पोता ही हैं। अगर मैं वापस चला जाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा वे मुझसे पैसे मांगेंगे, बाकी समय में वे मुझे याद भी नहीं करेंगे। जरूरी नहीं, बाई ये ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम वापस नहीं भी जाओगी, तो भी जब उन्हें पैसों की जरूरत होगी, वे तुम्हें याद रखेंगे। उनकी मुलाकात जियांग हाओ के सबसे बड़े बेटे जियांग हाई से हुई थी। जियांग हाई उनसे और जियांग हाओ से 10 साल से भी ज्यादा बड़े थे और बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें लाड प्यार दिया था। जियांग हाई काफी होनहार भी थे, क्योंकि वे जियांग हाओ के गांव से विश्वविद्यालय जाने वाले पहले छात्र थे। प्रथम विश्वविद्यालय छात्र, एक सफल व्यक्ति, इन सभी उपाधियों ने जियांग हाओ के माता पिता को बहुत सम्मान दिलाया। बाद में भले ही उनका भरण पोषण करना बहुत कठिन हो गया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जियांग हाई विश्वविद्यालय गया और उसे पैसों की जरूरत पड़ी। बाद में उसे प्यार हो गया और फिर पैसों की जरूरत पड़ी। उसे शहर की एक लड़की मिली, उसे शादी करनी थी और घर खरीदना था, और फिर से पैसों की जरूरत पड़ी। जियांग हाई का 4 सदस्यीय परिवार शहर में रहता था और उनका एक बड़ा घर था। लेकिन जियांग हाओ के माता पिता कभी भी वहां एक दिन के लिए भी नहीं रुके थे। वे जियांग हाई की शादी वाले दिन घूमने गए थे और उसी दिन लंबी दूरी की बस से वापस आ गए थे। ये 4 सदस्यीय परिवार केवल चीनी नव वर्ष के लिए वापस आया था, लेकिन घर का पश्चिमी कमरा हमेशा से उनका ही था। यहाँ तक कि जब जियांग हाओ के दूसरे भाई जियांग हू की शादी बाद में हुई, तब भी वह जियांग हाओ के कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में ही रहे। जियांग हू की हालत अब भी ठीक थी, हालांकि उसके साथ जियांग हाई जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था, फिर भी कम से कम उसके माता पिता उसे अपना मानते थे। ज्यादा से ज्यादा उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब जियांग हाओ की बात आई, तो चूंकि वह एक अनियोजित संतान था और उन्हें जुर्माना भरना पड़ा, इसलिए उसके माता पिता और उसके सबसे बड़े बेटे और भाभी दोनों को लगा कि जियांग हाओ उनका ऋणी है। जन्म सीमा से अधिक होने पर लगाया गया जुर्माना ऐसा महसूस हुआ मानो सीधे जियांग हाई की जेब से निकाला गया हो। इसके अलावा जियांग हाओ अपने छोटे भतीजे से उम्र में बहुत बड़ा नहीं था, और जियांग हाओ के माता पिता अपने इस सबसे बड़े पोते को एक अनमोल रत्न की तरह प्यार करते थे, तो वे ये कैसे भूल सकते थे कि उनका एक सबसे छोटा बेटा भी था। उन्हें बस इतना ही याद रहेगा कि इस अचानक जन्मे बच्चे ने उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करने पर मजबूर कर दिया और वह जन्म से ही एक बोझ था। शाम को बाइये ने सभी लाल सॉसेज को दोबारा पकाया, फिर एक सॉसेज को गर्म रहते हुए ही बीच से तोड़कर एक टुकड़ा चखा। यही तो स्वाद है। जियांग हाओ ने दूसरा आधा हिस्सा झट से उठा लिया। इसका स्वाद तो और भी बढ़िया है। बीजिंग जाते समय मेरे लिए और लाना मत भूलना। आप कहाँ रह रहे हैं? क्या आपके पास इन्हें रखने की जगह है? अगर ये खराब हो जाएं तो क्या होगा? बाइये ने 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जियांग हाओ ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा। कोई बात नहीं, एक बार जब मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा, तो आप उन्हें मुझे एक्सप्रेस मेल से भेज सकते हैं। ठीक है। उन दोनों ने सारी लाल सॉसेज को हवा में सूखने के लिए लटका दिया। तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, इसलिए वे जाली का इस्तेमाल कर सकते थे, और वे अगले दिन उतारने के लिए तैयार हो जाती। 2 दिन बाद बाइये ने अपनी तरफ से सारी व्यवस्था कर ली थी। उसने सिगरेट, शराब और कपड़े जैसे कुछ उपहार पैक किए जो उसने 2 दिनों में तैयार किए थे, और घर वापस चला गया। उसके जाने से एक रात पहले बाई अनान ने बाइये को फोन करके ये भी पूछा, भाई, क्या तुम सचमुच गाड़ी चलाकर वापस आ रहे हो? क्या ये थका देने वाला नहीं होगा? अकेले गाड़ी चलाना बहुत थका देने वाला होता, इसलिए मैं तुम्हारा हाउजी अपने साथ ले आया। जियांग हाओ, क्या मैं सिर्फ एक उपकरण हूँ?
अपने गृहनगर से वहां तक गाड़ी चलाकर पहुंचने में 10 घंटे से अधिक का समय लगा, लेकिन वापसी के रास्ते में ये बहुत तेजी से बीतने जैसा महसूस हुआ। बाई ये ने दुकान की चाबियां फैन झोंक को सौंप दी। उनके अनुपस्थित रहने के दिनों के लिए खरीदारी का सारा काम भी फैन झोंक को ही सौंपा गया था। वहां पहुंचने पर उन्हें दुकान में सामान्य छूट पाने के लिए बस बाई ये का नाम लेना था। दुकान के अन्य कर्मचारियों ने भी उपहार तैयार किए और एक क्षण के लिए बाई ये की जिंदगी वैन आधी भरी हुई थी। बॉस, जल्दी वापस आइए। भाई बाई ये, मेरे लिए यहाँ की खास चीजें लाना मत भूलना। चिंता मत करो। बाई ये ने हाथ हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। घर वापसी की यह यात्रा नए साल से पहले की यात्रा से अलग थी। नए साल से पहले बाई ये एक टूटी फूटी गाड़ी चलाकर कबाड़ धो रहा था और पूरे रास्ते वह इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर उसे अपनी मजदूरी नहीं मिली तो वह कैसे गुजारा करेगा। लेकिन पिछले 6 महीनों में बाई ये के पास न केवल अपना रेस्तरां था, बल्कि एक स्थिर आय भी थी। अब वह छोटा रेस्तरां उन्हें हर महीने लगभग 100,000 युआन की शुद्ध आय दिला सकता है। हालांकि इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे खर्च हो गया, फिर भी हालांकि वह बहुत व्यस्त और थका हुआ था, लेकिन जब भी वह अपने फोन पर बैलेंस देखता था तो उसकी सारी मेहनत उसके दिमाग से निकल जाती थी। बाई ये और जियांग हाओ बारी बारी से गाड़ी चलाते हुए रास्ते भर घर पहुंचे और वहां पहुंचने में जितना समय लगा उससे भी कम समय में वे घर पहुंच गए। वे सुबह निकले और अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गए। अब बाई हनान के पास भी फोन था, इसलिए बाई ये ने समय का अनुमान लगाते हुए सीधे स्कूल के गेट पर इंतजार किया। जब बाई हनान एक बड़ा स्कूल बैग लेकर बाहर आई तो उसने स्कूल के गेट पर खड़ी जिनबेई वैन को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन छोटी लड़की चालाक थी, उसने पहले पीछे जाकर नंबर प्लेट की जांच की। नंबर प्लेट सही न देखकर उसने तुरंत भागने की कोशिश की। बाई ये मुस्कुराई और कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, अनान, तुम किस लिए भाग रही हो? भाई, बाई अनान आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर दौड़ पड़ी। हालांकि वह लंबे समय से जानती थी कि उसका भाई वापस आ रहा है, लेकिन ये जानना और वास्तव में उसे देखना दो अलग अलग भावनाएं थीं। बाई हनान का हमला पूरी रफ्तार के साथ हुआ। जूनियर हाई स्कूल की तीसरी कक्षा की छात्रा का स्कूल बैग हल्का नहीं था, वह अपने स्कूल बैग के साथ एक छोटे तोप के गोले की तरह थी। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि बाई ये हमेशा से स्वस्थ था और कठिन बुनियादी प्रशिक्षण से उसे काफी ताकत मिली हुई थी। अगर कोई थोड़ा भी स्त्री जैसा होता तो शायद वह हवा में उड़ जाता। हे भगवान! बाई ये ने अपना सीना पकड़ लिया। हाउजी, तुम गाड़ी चलाओ, मैं नहीं चला सकता। हाउजी गे। बाई हनान ने जियांग हाओ के प्रति अच्छा व्यवहार किया, कम से कम वैसा नहीं जैसा उसने अपने सगे भाई के साथ किया था। उसे देखते ही सिर से टक्कर मार दी थी। भाई, मैं कहाँ बैठूं? उसने पीछे का दरवाजा खोला और वह सामान से भरा हुआ था। क्या यहाँ एक छोटा कंबल नहीं है? बाई ये ने पीछे मुड़े बिना कहा। वह छोटा कंबल बाई ये ने जाते समय सोफे से उठा लिया था। जब वह पहली बार वहां गया था तब उसने रजाई को भारी करने के लिए इसे खरीदा था, लेकिन इसकी घटिया गुणवत्ता के कारण कई बार धोने के बाद इसमें बहुत सारे रोए निकल आए थे। इस बार बाई ये ने इसे घर लौटते समय कार में ही डाल दिया। बाई हनान ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, पीछे रखा सारा स्वादिष्ट खाना आपका है। बाई हनान की कार में चढ़ने की गति तुरंत कई गुना तेज हो गई। पीछे के डिब्बे में बाई ये द्वारा खरीदी गई कई स्थानीय विशेष वस्तुएं, साथ ही उसके द्वारा स्वयं बनाई गई लाल सॉसेज और फैन झोंग और अन्य लोगों द्वारा दिए गए उपहार थे। जियांग हाओ द्वारा खरीदी गई कई चीजें भी थीं, क्योंकि वह बूढ़े बाई और जियांग लैंग की पसंद से अधिक परिचित था। काय शिया हुआ एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि बाई ये की एक छोटी बहन जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसने उसके लिए ढेर सारे स्नैक्स तैयार किए। वहां फूले हुए खाद्य पदार्थ, साथ ही कुछ फल, केक आदि भी थे। अगर बाई ये ने अपनी कार में एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर नहीं लगाया होता, तो घर पहुंचने तक ये चीजें शायद खराब हो चुकी होती। घर का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, कार से लगभग 20 मिनट का ही रास्ता था। लेकिन जब बाई ये ने कार पार्क की और बूढ़ा बाई कार का दरवाजा खोलने आया, तो उसने देखा कि उसकी बेटी डिब्बे में बैठी लगातार खा रही थी और उसके चारों ओर कई बैग रखे हुए थे। उसकी माँ, जियांग लैन भी बाहर आई और उसने तुरंत बाई आनान के हाथ में आलू के चिप्स देखे और कहा, आनान, तुम फिर से जंक फूड खा रही हो। बूढ़े बाई ने बगल से धीरे से कहा, और उसने काफी कुछ खा लिया।
जियांग लैन तुरंत और भी गुस्से में आ गई। नीचे आओ। बाई हानान एक छोटी बटेर की तरह उछलकर नीचे उतरी और आज्ञाकारी भाव से एक तरफ खड़ी हो गई। जियांग हाओ, अंदर जाओ और आराम करो। जियांग हाओ को देखकर जियांग लैन ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। बाई ये को अपनी ओर मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देखकर वह भी मुस्कुराए। अगली बार उसे ये खाने की चीजें मत देना। हे माँ, मैंने इन्हें नहीं खरीदा। ये तो मेरे एक सहकर्मी ने अनान के लिए खरीदे थे। बाई ये ने तुरंत स्पष्ट किया। वह जानता था कि उसकी माँ हमेशा से उन्हें इन फूले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से मना करती थी, उन्हें जंक फूड कहती थी, और कहती थी कि वे उनके अपने सूखे शकरकंद जितने स्वादिष्ट नहीं होते। जियांग हाओ और बाई ये कार से सामान निकालने ही वाले थे। जियांग लेन ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम दोनों दिन भर गाड़ी चलाते रहे हो, अंदर जाओ और आराम करो। तुम्हारे पिताजी और मैं इसे संभाल लेंगे। बाई ये जानता था कि वह अपनी माँ से बहस नहीं कर सकता, इसलिए उसने जियांग हाओ को खींचकर घर के अंदर ले गया। क्योंकि बाई ये कुछ ही दिनों के लिए रुकने वाला था, इसलिए उसने ज्यादा सामान नहीं रखा था। उसके और जियांग हाओ के पास सिर्फ साधारण घरेलू सामान और कुछ जोड़ी कपड़े ही थे। सारा सामान नीचे ले जाने के बाद बूढ़े बाई और जियांगलैन को भी एहसास हुआ कि इनमें से अधिकांश चीजें उनके लिए ही लाई गई थीं। अंदर सिगरेट, शराब और कपड़े थे। क्या ये मेरे लिए है? जियांग लेन ने एक ड्रेस उठाई और उसे अपने ऊपर रखकर देखा, उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। प्रांतीय राजधानी में बिकने वाले कपड़े वाकई बहुत सुंदर होते हैं, है ना? उसके पिता, क्या ये अच्छा लग रहा है? ये पोशाक अच्छी लग रही है, बूढ़े बाई ने कुछ देर सोचने के बाद निष्पक्ष भाव से कहा। क्या, ड्रेस तो अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी औरत अच्छी नहीं लग रही। क्या यही बात है? इसे पहनने पर मैं लेडीबर्ड जैसी लग रही हूँ, है ना? जियांग लेन ने डांटते हुए कहा, हालांकि वह सचमुच गुस्से में नहीं थी। मेरा मतलब है, ये ड्रेस अच्छी लग रही है, ये तुम पर जंच रही है। बूढ़े बाई ने आगे कहा। बाई ये ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। उन्हें अपने पिता की जीवित रहने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होने की उम्मीद नहीं थी। अनान के कपड़े भी हैं, मैंने अपने सहकर्मी से उन्हें चुनने में मदद करने के लिए कहा है। बाई ये ने कहा, अनान, जाओ उन्हें पहन कर देखो। अंदर एक प्यारी सी सफेद ड्रेस थी। साथ ही हल्के नीले रंग का टॉप और पैंट का सेट भी था, जो बेहद हवादार कपड़े से बना था और अभी पहनने के लिए एकदम सही था। उस छोटी बच्ची ने 2 बार कपड़े बदले और उसे सभी से प्रशंसा मिली। जियांग लेन ने कपड़े पहनकर देखे, फिर उन्हें वापस रख दिया और बोली, मुझे देखो, मैं भूल ही गई थी कि मैं अभी भी खाना बना रही हूँ। माँ, मैं खाना बनाने जाती हूँ। तुम क्या पका रहे हो? जल्दी जाकर आराम करो। शाम को उनकी माँ, जियांग लेन ने कई तरह के व्यंजन पकाए। बीच में एक मछली, सेवई के साथ सुअर के मांस का स्टू, साथ ही टाइगर स्किन मिर्च और लहसुन से सजी बैंगन और उबले हुए अंडों की एक बड़ी प्लेट थी। पूर्वोत्तर शैली में पोच्ड अंडे बनाने के लिए एक गहरे बर्तन में तेल, नमक, सोया सॉस और सिरका डाला जाता है। फिर अंडों को बिना फेंटे सीधे बर्तन में तोड़कर डाला जाता है और उन्हें पूरी तरह से भाप में पकाया जाता है। एक बार बर्तन से निकालने के बाद अंडे को सीधे चम्मच से निकालकर खाया जा सकता है। बाई परिवार के उबले अंडों के नीचे बारीक कटा हुआ सुआ का मांस की मोटी परत थी। अंडे तोड़ने के बाद ऊपर से कटी हुई हरी प्याज की एक परत छिड़की गई थी। अंडे और नीचे रखे हुए कीमा बनाया हुआ सुआ का मांस दोनों को एक साथ भाप में पकाया गया, और जैसे ही उन्हें बर्तन से बाहर निकाला गया, पूरा घर एक स्वादिष्ट सुगंध से भर गया। ये व्यंजन बाई परिवार में एक खास व्यंजन माना जाता था, लेकिन बाई ये को बचपन में इसे खाने का मौका बहुत कम मिलता था। बाई परिवार के लिए जीवन हमेशा से ही कठिन रहा था। खेती पर निर्भर रहने से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। इसके अलावा उनकी एक बीमार बूढ़ी माँ भी थी, जो बाई ये और उसके भाई बहनों की दादी थी। बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य खराब था और उनकी लगातार दवाइयों की जरूरत परिवार के लिए एक बड़ा खर्चा था। दुख की बात है कि बुजुर्ग महिला का 2 साल पहले देहांत हो गया। पिछले 2 वर्षों में बाई परिवार की आर्थिक स्थिति में और भी सुधार हुआ है। बूढ़ी महिला के देहांत के बाद बूढ़े बाई बाहर जाकर छोटे मोटे काम करने लगे और बाई ये ने भी काम करना और पैसे कमाना शुरू कर दिया। पिछले 6 महीने और भी बेहतर रहे हैं। बाई ये हर महीने, चाहे बारिश हो या धूप, 10,000 युआन घर भेजता रहा है। उसने बूढ़े बाई से कहा कि वो कोई भी छोटा मोटा काम ना करे और घर के खेतों की देखभाल करे। बाई ये के लिए 10,000 युआन अब कोई बड़ी रकम नहीं थी,
लेकिन वह जानता था कि इस रकम से उसके माता पिता पहले ही चिंतित हो चुके थे। इसलिए इस मुलाकात का एक मकसद उनके माता पिता से बातचीत करना और उनकी मां को आश्वस्त करना भी था। जब उबले हुए अंडे परोसे गए तो बाई ये के चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। जियांग लेन ने एक साफ चम्मच लिया और एक चम्मच उसे और एक चम्मच जियांग हाओ को दिया। माँ, मुझे भी थोड़ा चाहिए, बाई हानान ने कहा। अरे छोटी पेटू, तुमने कभी भूखी कब रही हो? जियांग लेन ने उसके लिए 2 टुकड़े उठाए। क्या इतना काफी है? जियांग लेन ने उस बड़ी थाली के लिए लगभग 10 अंडे इस्तेमाल किए होंगे, जो उनके खाने के लिए पर्याप्त थे। बाई ये इंतजार नहीं कर सकी और झटपट एक उठाकर उसे खा लिया। स्वादिष्ट, बाई ये ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। खाना बनाने में उनकी कुशलता स्वाभाविक रूप से उनकी मां से कहीं बेहतर थी, लेकिन जब उनकी मां उनके लिए खाना बनाती थी, तो हर निवाला उन्हें पूर्ण संतुष्टि देता था। इसके अलावा ये उबले हुए अंडे सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे। एक गहरे बर्तन के तल में तेल, नमक, सोया सॉस और सिरका डाला गया, फिर उसमें सीधे कीमा बनाया हुआ मांस डाला गया और उसके ऊपर अंडे फोड़कर डाले गए। सबसे नीचे कीमा बनाया हुआ मांस की एक मोटी परत थी, जिसके ऊपर एक पूरा अंडा रखा हुआ था। हर निवाले में अंडे और मांस दोनों का स्वाद आ रहा था। उसके बगल में बैठा जियांग हाओ बोलने की जहमत तक नहीं उठा रहा था, बस बड़े चाव से खा रहा था। कुछ ही निवालों में खत्म करने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, आंटी बाई, मेरे लिए एक और। ठीक है, जियांग लेन ने जियांग हाओ के लिए एक और चम्मच भरकर खुशी से कहा, जितना चाहो खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। युवा पीढ़ी को बड़े चाव से अपने हाथ का बना खाना खाते देख जियांग लैन का दिल संतोष से भर गया। बाई ये को अपने कटोरे में उबला हुआ अंडा खत्म करते देख जियांग लैन ने झट से पूछा, एक और? नहीं, मैं दूसरी चीजों के लिए जगह बचाकर रखूंगी। बाई ये की चॉपस्टिक ने एक और व्यंजन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वो व्यंजन लहसुन वाला बैंगन था। बैंगन उनके अपने खेतों में उगाए गए थे। ये पकने वाली पहली खेप थी और काफी नरम थी। इसे अच्छी तरह धोने के बाद डंठल हटाए बिना ही इसे सीधे बर्तन में भाप में पकाया गया। अच्छी तरह से भाप में पकने के बाद इसे बीच से काटकर खोला गया और फिर तैयार बारीक कटा हुआ लहसुन ठंडे सलाद के लिए इसके ऊपर डाल दिया गया। बैंगन नरम और हल्का मीठा था और ताजगी भरे और स्वादिष्ट लहसुन के मसाले के साथ मिलकर यह गर्म मौसम के लिए एक आदर्श व्यंजन बन गया था। नया लहसुन, नया बैंगन। जियांग लेन ने बैंगन को बाई ये और बाकी लोगों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चख कर देखो कैसा लगता है। यह अच्छा है। वैसे क्या आपने बैग में लाल सॉसेज को काट कर रख दिया था? इसे काटने की क्या जरूरत है? पहले से ही इतने सारे व्यंजन मौजूद हैं। मैंने इसे बनाया है। यह मेरा पहला प्रयास है, इसलिए माता पिता इसे आजमा कर देखें। मेरे बेटे ने बनाया है, तो मुझे भी इसे चखना चाहिए। मैं जाकर इसे काटता हूँ। बैठ जाओ, मैं आती हूँ। जियांग लैन झटपट कटी हुई सॉसेज की एक बड़ी थाली ले आई। जल्दी करो और इसे चखो। बूढ़ा बाय अब भी उन दोनों के साथ शराब पीना चाहता था, लेकिन बाय ये और जियांग हाउ दोनों ने सिर हिलाकर मना कर दिया। गर्मी के दिनों में बियर ज्यादा आरामदायक होती, लेकिन दुर्भाग्य से घर पर बियर नहीं थी। हाउजी, कुछ मछली खा लो, बूढ़े बाई ने कहा। यह आज सुबह बाजार से खरीदी गई है। मछली बहुत ताजी थी। ये पास की ही एक झील की मछली थी। फेंगमान झील पर पूर्व मांचुकुओ द्वारा निर्मित एक जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन था, लेकिन इसे कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन वहाँ की मछली बहुत स्वादिष्ट थी। बूढ़ा बाई इसे पहले शायद ही कभी खरीदता था, क्योंकि यह सस्ता नहीं था। अब परिवार की स्थिति अलग थी। अधिकांश पैसा जियांगलैन ने बचा लिया और एक छोटा हिस्सा उन्होंने अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में लगाया, खासकर इसलिए क्योंकि उनका बेटा कुछ महीनों में एक बार ही घर आता था। बूढ़े बाई उस सुबह जल्दी उठे, परिवार के ट्रैक्टर से सैर पर गए और खास तौर पर यह मछली खरीद कर लाए। जब बाई ये ने सुना कि यह फेंगमान झील की मछली है, तो उसने झट से एक टुकड़ा खा लिया। ये सचमुच बहुत ताज़ा और मुलायम था। फेंगमान झील, मैं वहाँ बहुत समय से नहीं गया हूँ। बाई ये ने आह भरी, और मैंने इस मछली को मुश्किल से कुछ ही बार खाया है। अब वो जगह एक पर्यटक आकर्षण बन गई है, जहाँ काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। हाउजी, क्या तुम्हें याद है वो साल जब हम वहाँ आइस स्केटिंग करने गए थे? बाई ये ने पूछा। बेशक मुझे याद है। तुम मुझे बर्फ तोड़ने के लिए ले गए थे, ये कहते हुए कि हम वापस आकर दादी के लिए मछली का सूप बनाएंगे, लेकिन हम बर्फ भी नहीं तोड़ पाए।
जियांग हाओ ने धीरे से आह भरते हुए कहा। जब बाई ये और जियांग हाओ हाई स्कूल में थे, तब उस क्षेत्र को पर्यटन स्थल नहीं माना जाता था और सर्दियों में वहां ज्यादा लोग नहीं होते थे, केवल आसपास के गांवों के बच्चे ही खेलने जाते थे। पहले के समय में सर्दियां ठंडी होती थीं और झील पर जमी बर्फ पूरी तरह से जम जाती थी। कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए उसमें छेद भी कर देते थे। उस समय बाई ये और जियांग हाओ के मन में भी यही विचार आया। वे दोनों अपने हाथ से बने मछली पकड़ने के डंडे और बर्फ तराशने के औजार लेकर चले गए। उन्होंने आधे दिन तक छेनी से बर्फ खोदने की कोशिश की, लेकिन एक भी बर्फ का छेद नहीं खोल पाए। मछली पकड़ना तो दूर की बात थी, इसके बजाय दोनों को सर्दी लग गई। उस समय उन्हें बुखार से उबरने में 2 दिन लग गए। जियांग लैन इतनी गुस्से में थी कि उसने उन्हें खूब डांटा, लेकिन साथ ही उन्हें दवा भी दी और दलिया भी पकाया। दादी बाई तब तक जीवित थीं, और हालांकि उनका स्वास्थ्य खराब था, फिर भी उन्होंने दोनों बच्चों के सिर पर तौलिए बदलने में मदद की। जियांग हाओ 2 दिनों तक बाई परिवार में बीमार रहा, और उसका जियांग परिवार माता पिता को इसका पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद जब जियांग हाओ लौटा, तब उसके माता पिता ने उससे पूछा कि वो कहाँ आवारागर्दी कर रहा था। जियांग हाओ ने बाद में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके खाने की गति धीमी नहीं हुई, खासकर उबला अंडा, और वो मछली उसकी पसंदीदा थी। बूढ़ी बाई ने मुस्कुराते हुए मछली को अपने सामने धकेल दिया। बाई ये का पूरा ध्यान लहसुन वाले बैंगन पर था। इसकी ताजगी और कोमलता हर निवाले के साथ और भी ज्यादा लुभावनी होती जा रही थी। हालांकि अनान का पूरा ध्यान लाल सॉसेज पर था। छोटी बच्ची बचपन से ही अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करती थी, और खासकर जब बाई ये चीनी नववर्ष के लिए वापस आया, तो वह अक्सर अपने भाई द्वारा बनाए गए व्यंजनों के बारे में बात करती थी। जब भी जियांग लैन खाना बनाती, वह चुपके से अपने खाने की तुलना बाई ये के खाने से करती और अंततः ये निष्कर्ष निकालती कि उसके भाई का खाना थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट था। इससे जियांग लैन एक मां के रूप में चिढ़ और हंसी दोनों महसूस करती थी, और कई बार वह डांटने से खुद को रोक नहीं पाती थी। जैसे ही तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कह दूंगी। मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। अब आनान को लाल सॉसेज को घूरते और खाते हुए देखकर जियांग लैन को फिर से याद आया, बाई ये, क्या तुम सचमुच उसे बाहर खेलने ले जा रहे हो? हाँ, बाई ये ने सिर हिलाया। बहन युएलियांग और मैं हमेशा संपर्क में रहे हैं, खासकर आनान के राजधानी जाकर उसके साथ खेलने के बारे में उसने कई बार इसका जिक्र किया है। हाल ही में मैं एक प्रतियोगिता के लिए राजधानी जा रहा हूँ, और उसने मुझे विशेष रूप से याद दिलाया और मुझसे अनान को साथ लाने के लिए कहा। तुम भी उसके साथ जा रहे हो? बूढ़े बाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। राजधानी में युएलियांग बहन के पास सहारा देने के लिए केवल लैंग जिंग ही है। तुम सभी का जाना क्या बहुत ज्यादा नहीं होगा? पिताजी, मैं सिस्टर युएलियांग के घर नहीं जा रहा, बाई ये ने खाना निगलते हुए कहा। मैं एक प्रतियोगिता के लिए राजधानी जा रहा हूँ। मैं अनान को वहाँ छोड़ दूंगा और फिर प्रतियोगिता के बाद उसे वापस ले आऊंगा। हालांकि उन्हें प्रतियोगिता की सही तारीख नहीं पता थी, लेकिन यह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ही होने वाली थी। प्रतियोगिता का स्थल पहले ही राजधानी में होने की पुष्टि हो चुकी थी। वह पहले अनान को कुछ दिनों के लिए अपने रेस्तरां में ठहराएगा, और प्रतियोगिता की तारीख तय हो जाने के बाद वह उसे राजधानी ले जाएगा। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? जियांग लैन ने पूछा। आंटी बाई, ये राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता है, और बाई ये पहले ही सेमीफाइनल पास कर चुकी है, और वह हमारे प्रांत से सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी था। सचमुच? जियांग लैन तुरंत मुस्कुरा उठी। आखिरकार वह मेरा बेटा है, इतना काबिल तो होगा ही। ओल्ड बाई, क्या तुमने सुना? मेरे बेटे ने पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे प्रांत में पहला स्थान। मैंने सुना है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बूढ़ी बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तुम्हारा बेटा है, क्या वह मेरा भी बेटा नहीं है? बेटे, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत जाते हो, तो क्या तुम्हें टीवी पर आने का मौका मिल सकता है? शायद, बाई ये ने कहा, पूरी तरह से निश्चित न होते हुए। उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि वे टीवी पर आ पाएंगे, और न ही उन्हें इस बात का यकीन था कि वे उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जहां वे टीवी पर दिखाई देंगे। क्योंकि पिछले 2 दौरों में कुछ चालाकी भरी तरकीबें शामिल थीं। बिल्कुल, जियांग हाओ ने बगल से बीच में कहा, यह एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। मैंने एक दोस्त से पूछा, और मुझे पता चला कि कई स्टेट बैंक्वेट स्तर के हेड शेफ, जो लंबे समय से सामने नहीं आए हैं,
आधिकारिक प्रतियोगिता के दौरान दिखाई देंगे। बाई ये के चेहरे पर हैरानी देखकर जियांग लैन ने हाथ बढ़ाकर बाई ये के माथे पर उंगली मारी और कहा, देखो, हाउजी को भी पता है, और तुम्हें, जो उससे मुकाबला कर रहे हो, कुछ नहीं पता। ये बच्चा, मैं बस व्यस्त हूँ। बाई ये ने जल्दी से समझाया। वैसे, फोन पर इस बारे में विस्तार से बात करना ठीक नहीं था। आपका रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? कोई बात नहीं, बाई ये ने ये देखकर कहा कि सभी ने पेट भर खाना खा लिया है। चलो, मेज साफ करके आराम से बात करते हैं। ठीक है, समूह ने मिलकर मेज साफ की, फिर कमरे में रखे चबूतरे पर बैठ गए और पिछले कुछ महीनों में अपने जीवन के बारे में बातें करने लगे। घर ढूंढने से लेकर बेंटो बॉक्स बेचने तक, बॉस झो और निर्माण स्थल तक, फिर निर्देशक चेन के साथ अप्रत्याशित मुलाकात तक, और फिल्म क्रू के बेंटो बॉक्स के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने तक। मेरे बेटे, तुम बहुत थक गए होगे। जियांग लैन ने बाई ये को गले लगाया, और बूढ़े बाई ने भी उसे दुख भरी निगाहों से देखा। उसके माता पिता को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका बेटा बाहर कितना पैसा कमाता है। वे तो सिर्फ उसके शब्दों से ही यह जान पाते थे कि बाई ये ने पिछले 6 महीनों में कितनी मेहनत की है। 10,000 युआन की शुरुआती पूंजी से लेकर अब हर महीने 10,000 युआन घर भेजने में सक्षम होने तक, ये बच्चा कितना थक गया होगा। जियांग लैन इतनी दुखी थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ, मैं मानता हूँ कि यह थोड़ा थका देने वाला था, लेकिन मैं बिस्तर पर ही सो जाता था, और जब मैं उठता था, तो मैं फिर से एक जीवंत युवक बन जाता था, बाई ये ने कहा। अब दुकान में कर्मचारी भी हैं, कुछ डिलीवरी के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ खाना पकाने के लिए। अब मैं सिर्फ बॉस हूँ, इसलिए मुझे थकान नहीं है। तुम्हारी दुकान में कितने लोग हैं? बूढ़े बाई ने पूछा। तलाई के लिए 2 शेफ हैं, और एक प्रशिक्षु मेरे साथ स्टू वाले व्यंजन सीख रहा है। आंटी वांग खाना तलने का काम संभालती हैं, और वहाँ एक युवा जोड़ा भी है। पुरुष डिलीवरी का काम करता है, और लड़की खाना परोसती है और पैसे इकट्ठा करती है। अब देर रात के स्नैक्स भी मिलते हैं, और 2 विश्वविद्यालय के छात्र ऑर्डर लेने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तुम छोटे बदमाश, क्या विश्वविद्यालय के छात्र तुम्हारे लिए काम करेंगे? बूढ़ा बाई आश्चर्यचकित रह गया। उनके मन में विश्वविद्यालय जाने वाले लोग बहुत मूल्यवान थे। बगल वाले घर में रहने वाले झांग परिवार को ही देख लीजिए। झांग परिवार के बेटे की मां ने लगभग आसमान तक उसकी तारीफ की थी। वो लगातार इस बारे में बात करती रहती थी कि स्नातक होने के बाद वह कितना पैसा कमाएगा। बूढ़े बाई को इस बात का बहुत अफसोस था कि उनका बेटा विश्वविद्यालय नहीं गया था। मैं अच्छी तनख्वाह देता हूँ, तो वे क्यों नहीं आएंगे? इसके अलावा, विश्वविद्यालय के छात्रों के बारे में क्या? उनके पास भी एक नाक और 2 आंखें होती हैं। बाई ये ने अपनी बहन के हाथ से 2 कांटेदार बेलें छीन ली और उनमें से एक जियांग हाओ की ओर फेंक दी। विश्वविद्यालय के छात्रों को भी अब नौकरी ढूंढने में कठिनाई हो रही है। यदि आपके पास अच्छा विषय नहीं है तो काम मिलना मुश्किल है। वे दोनों विश्वविद्यालय के छात्र फिल्म और टेलीविजन सिटी में एक्स्ट्रा कलाकार हैं। साथ ही, हमारी दुकान में मौजूद युवा दंपति ने भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। बिल्कुल सही, सुन कुईजुआन की बकवास पर ध्यान मत दो। उसके बेटे के स्वभाव को देखते हुए, वह भविष्य में खूब पैसा कैसे कमा सकता है। खेती बाड़ी की बात तो छोड़ ही दो, घर में तेल की बोतल भी गिर जाए तो वो उसे उठाने की जहमत नहीं उठाएगा। उसका पालन पोषण व्यर्थ ही हुआ है। जियांग लैन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ये युलियांग के लिए सरासर व्यर्थ है। युलियांग बहन बहुत समझदार, सुंदर और पढ़ाई में भी अच्छी थी। माँ, बहन युलियांग अब ठीक हैं। पिछले कुछ सालों में जब वह घर से दूर थी, तो उन्होंने अपने खाली समय में विश्वविद्यालय की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री भी हासिल कर ली, बाई ये ने झट से कहा। उन्हें ये सब लैंगजिंग और झांग युलियांग से पता था। सच में, जियांग लैन चौंक गई। अरे वाह, ये तो कमाल है। मुझे हमेशा उस बच्चे पर तरस आता था, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया है। काबिल लोग वाकई काबिल होते हैं, वे कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो काबिल नहीं होते, बूढ़ी झांग को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वे अपने बेटे को किसी खजाने की तरह प्यार करते हैं। जियांग लैन सचमुच खुश थी। झांग परिवार के पुरुष ईमानदार लोग थे, और बूढ़ी झांग के बूढ़े बाई के साथ अच्छे संबंध थे। अगर सुन कुईजुआन उनकी पत्नी न होती, तो दोनों परिवारों के बीच कभी इस तरह का झगड़ा न होता। और झांग युएलियांग का व्यक्तित्व उसके पिता जैसा था, वो एक समझदार लड़की थी।
दूसरी ओर झांग शिलियांग सुन कुईजुआन की तरह था, लेकिन वो सुन कुईजुआन से भी बदतर था। स्वार्थी और तुच्छ होने के अलावा उसमें सन कुईजुआन जैसी लगन भी नहीं थी। उसे एक निम्न स्तर के घटिया विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया और वो पहले से ही घमंड करने लगा था। हालांकि बूढ़े झांग भी अपनी बेटी से प्यार करते थे, लेकिन जब बात उनके बेटे की आती थी, तो उनका बेटा उनके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अन्यथा अगर ऐसा बाई परिवार में होता, तो बाई ये ने ये कहने की हिम्मत की कि अगर उसने अपनी बहन की शादी 300,000 में करने की कोशिश की ताकि वह अपने लिए एक कार खरीद सके, तो जियांग लैन और बूढ़े बाई द्वारा उसकी जमकर पिटाई की जाएगी, उसे सीधे अपाहिज कर दिया जाएगा और उसे फिर कभी मूर्खता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब उनके बारे में और बात नहीं करते। माता पिता हाउजी ने पिछले 6 महीनों में कमाल का काम किया है। बाई ये अब झांग परिवार के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती थी और उसने बात का रुख जियांग हाउ की ओर मोड़ दिया। ओह हाँ, मैंने पूछा ही नहीं, हाउजी आजकल क्या काम कर रहा है? जियांग लैन ने पूछा। हे, हाउजी कमाल का है, अब वो एक्टर बन गया है। वो कई ड्रामा में रोल कर रहा है, डायलॉग्स वगैरह सब कुछ। सच में, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। टीवी पर आना। जियांग लैन आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थीं। सब लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बगल में खड़े बूढ़े बाई और बाई आनान बस मुस्कुरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियांग लैन टीवी पर आने को इतना महत्व क्यों दे रही है। बाई ये ने इस बारे में सोचा, शायद उसे लगा कि टीवी पर आने का मतलब है कि गांव के सभी लोग इसे देख सकेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि कोई वास्तव में सक्षम है। बाई आंटी, बाई ये की बड़ा चढ़ाकर कही गई बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं तो बस फिल्म और टेलीविजन सिटी में एक एक्स्ट्रा कलाकार हूँ। ये सब बाई ये की वजह से है क्योंकि वो डायरेक्टर चेन को जानती हैं, वरना शायद मुझे मौका ही नहीं मिलता। तुम ये क्या बात कर रहे हो? निर्देशक चेन तो पहले से ही तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। इससे मेरा क्या लेना देना? अगर तुम अभिनय में अच्छे नहीं होते, तो क्या वो तुम्हें फिर भी लेना चाहते? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा इतना प्रभाव है? बाई ये ने कहा। निर्देशक चेन, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये वही परिवार है जहां मैं नए साल से पहले जन्मदिन की दावत के लिए गई थी, बाई ये ने कहा। अब तुम्हें याद आया, मुझे याद है, वो परिवार जिसने तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें वापस लाईं। वे अच्छे लोग हैं। ठीक है, बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे, चूंकि मैं इस बार वापस आ ही गया हूँ, तो क्यों ना बूढ़े बाई के परिवार से मिलने जाऊं? निर्देशक चेन ने मुझे पहले बताया था कि बूढ़े बाई को मेरे हाथ का बना खाना बहुत याद आता है। तो तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए और कुछ सामान लेकर आना चाहिए, बूढ़े बाई ने बगल से कहा। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे क्या लाना चाहिए? उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे परिवार के खेत की सब्जियां बिल्कुल ताजी हैं। हम उन्हें कल तोड़कर सीधे ले जाएंगे, माँ जियांगलैन ने आगे कहा। मैं सुबह सुबह खेतों में रहूंगी। ये भी ठीक है। बाई ये ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। सभी लोग थोड़ी देर और बातें करते रहे और काफी देर हो चुकी थी। उनके पुराने घर में मनोरंजन के ज्यादा साधन नहीं थे। साथ ही बाई ये और जियांग हाउ दिन भर गाड़ी चलाने से थक गए थे, इसलिए उन्होंने नहाया और सो गए। उनके पुराने घर में जुलाई के महीने में भी बिल्कुल गर्मी नहीं होती थी। साल के सबसे गर्म महीने में भी घर के अंदर ठंडक रहती थी। घर में लगा सोलर वाटर हीटर भी सिर्फ गुनगुना पानी ही देता था, इसलिए वे दोनों जल्दी से नहा पाते थे, वरना पानी बहुत ठंडा हो जाता। शहर में एयर कंडीशनर और बिजली के पंखे थे, लेकिन यहाँ, जैसे ही आप स्नान करते और गर्म बिस्तर पर लेट जाते, आपके शरीर की सारी गर्मी तुरंत गायब हो जाती। वे दोनों जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। सुबह दोनों उस सुगंध से जाग उठे। तले हुए आटे के टुकड़े, उबले हुए मक्के का दलिया, सरल और सादा, फिर भी यह सबसे स्वादिष्ट था। हालांकि वे शहर में जब चाहें इन्हें खा सकते थे, फिर भी अपने बड़े चूल्हे में बने इन व्यंजनों की खुशबू इन्हें और भी अधिक सुगंधित बनाती थी। उनमें से किसी को भी जियांगलैन के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, वे खुद ही जाग गए। भरपेट खाने पीने के बाद, क्या हम बाद में खेतों में सब्जियां तोड़ने चलें? जियांगलैन ने पूछा। इतनी जल्दी नहीं, मुझे डायरेक्टर चेन के घर जाने से पहले उनसे बात करनी होगी, यूं ही चले जाना ठीक नहीं होगा, बाई ये ने मुंह पोंछते हुए कहा। मैं पहले आनान को स्कूल छोड़ देता हूँ।
जूनियर हाई स्कूल के छात्रों को भी स्कूल बहुत जल्दी शुरू करना होता था। उन्हें 7:20 बजे तक स्कूल पहुंचना होता था। सौभाग्य से नाश्ते के बाद केवल 7 बजे थे, इसलिए गाड़ी से जाने के लिए पर्याप्त समय था। भाई हनान पहले से ही तैयार थी और जियांग हाओ भी उनके साथ कार में बैठ गया, लेकिन इस बार उसने छोटा स्टूल लिया और पीछे बैठ गया, क्योंकि वे दोनों काउंटी शहर में कुछ चीजें खरीदना चाहते थे। अनान के स्कूल जाने के बाद बाई ये और जियांग हाओ काउंटी कस्बे में घूमने निकल पड़े। अब जब उसके पास पैसे आ गए थे, तो वह घर में कुछ नए उपकरण जोड़ने के बारे में सोच रहा था, जैसे वाटर हीटर। घर में लगा सोलर वाटर हीटर कभी भी पर्याप्त गर्म पानी नहीं देता था। एक इलेक्ट्रिक हीटर बेहतर था, क्योंकि गर्म होते ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। बाई ये काफी समय से घर में लगे सोलर वाटर हीटर को बदलना चाहती थी। गर्मियों में ये ज्यादा गर्म नहीं करता था और सर्दियों में तो बिल्कुल ही बेकार था। इसलिए जब बाई ये ने घरेलू उपकरणों की दुकान में प्रवेश किया, तो उसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाटर हीटर देखे। इस तरह उसे सर्दियों में नहाने के लिए खुद पानी उबालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ एक टीवी भी था। घर वाला टीवी कई सालों से इस्तेमाल हो रहा था। कभी कभी जब उसमें तस्वीर नहीं आती थी, तो उसे थपथपाना पड़ता था। वह देखना चाहता था कि ग्रामीण इलाकों के लिए घरेलू उपकरण कार्यक्रम के तहत कोई उपयुक्त टीवी मिल रहा है या नहीं और एक खरीद ले। इसके अलावा वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर को भी बदलने की जरूरत थी। जब तक बाई ये ने घरेलू उपकरणों की दुकान छोड़ी, तब तक एक ड्राइवर उसका पीछा कर रहा था, जो सामान से भरी एक कार के ठीक पीछे चल रहा था। ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपकरण भेजें, नए के बदले पुराने उपकरण लें कार्यक्रम का हिस्सा थे, इसलिए इनकी कीमत वास्तव में ज्यादा नहीं थी। लेकिन कई वस्तुओं की कुल कीमत 10,000 युआन से अधिक हो गई। बाई ये के पहले कार्रवाई करना, बाद में रिपोर्ट करना के रवैये के परिणामस्वरूप इंस्टॉलर के जाने के बाद जियांग लैन ने उसे जूते के तले से पकड़कर पूरे आंगन में दौड़ाया। बेशक वो सचमुच गुस्से में नहीं थी, उसे बस इस बात की अनिच्छा थी कि जो चीजें पूरी तरह से टूटी नहीं थी, उन्हें हटाकर नई चीजों से बदल दिया जाए। विशेषकर यह सुनकर कि इन वस्तुओं की कीमत 10,000 युआन से अधिक है, जियांग लेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ, ये सब चीजें हमें खरीदनी ही थीं। अपनी माँ को थका हुआ देखकर बाई ये आखिरकार रुककर समझाने लगा, हमारा फ्रिज काफी समय से खराब है। अब गर्मी का मौसम है, अगर हम कुछ आइसक्रीम खरीद कर जमा दें, तो क्या आप जब चाहें तब नहीं खा पाएंगी? क्या आपको अभी भी गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित छोटे से स्टोर पर जाना पड़ेगा? और टीवी पर तो अब लोग भी नहीं दिखते। यह नया रंगीन टीवी कितना अच्छा है। पास से बूढ़े बाई की आवाज आई, ये बड़ी स्क्रीन वाकई बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल असली लगती है। जियांग हाओ ने कहा, यह न केवल वास्तविक दिखता है, बल्कि पहले की तुलना में इसमें अधिक चैनल भी हैं। इसे चालू और बंद करना थोड़ा मुश्किल है। इस सेट टॉप बॉक्स वगैरह से कैसे निपटा जाए, मैं आपको सिखाऊंगा। माँ, क्या आप टीवी नहीं देखने वाली हैं? बाई ये ने उन्हें धीरे से याद दिलाया। रेफ्रिजरेटर और कलर टीवी को छोड़ो, हमारी वॉशिंग मशीन अभी भी घूम सकती है, तुमने इसे क्यों बदल दिया? ये सिर्फ घूम सकती है, बस इतना ही। हर बार जब ये कपड़े सुखाती है, तो ढक्कन को पकड़कर उसे हिलाना पड़ता है। बाई ये ने शिकायत करते हुए कहा, अगर हम इस वॉशिंग मशीन को बाथरूम में लगा दें, तो सर्दियों में कपड़े धोना कितना आसान हो जाएगा। नहाते समय गंदे कपड़े इसमें डाल दो, और नहाते नहाते कपड़े धुल भी जाएंगे। कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से कपड़े निकालने की झंझट नहीं होगी। नहीं तो हाथ गाजर की तरह जम जाते। जियांग लेन जम गई। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसका बेटा ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखता है। बेटा, जियांग लेन ने अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू नीचे फेंक दी और बाई ये को गले लगाकर रोने लगी। माँ, आप क्यों रो रही हैं? आपको और क्या चाहिए? मैं अभी जाकर खरीद लाता हूँ। बाई ये थोड़ी देर रुका, फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपनी माँ को गले लगा लिया। हमारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। माँ को पता है। जियांग लेन ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, तुम शरारती बच्चे, बिना कुछ बताए इतना सारा पैसा खर्च कर देते हो। मुझे डर था कि अगर मैंने आपको बताया तो आप बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। ये बिल्कुल सच है। जियांग लेन ने घर में नए टीवी को देख रहे उस आदमी की ओर मुड़कर देखा और फिर झट से अंदर चली गई। हमारे बेटे को देखो, वह तुमसे कहीं बेहतर है। बिल्कुल सही, मेरा बेटा हमेशा से ही शानदार रहा है।
बूढ़ी बाई ने हंसते हुए कहा। बूढ़ी बाई की बेफिक्र मुस्कान देखकर जियांगलैन भी हंसे बिना नहीं रह सकी। देखो तुम कितने खुश हो। हमारा बेटा बिल्कुल मुझ जैसा है। ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बूढ़ी बाई ने सौम्य भाव से कहा। घर में वाटर हीटर लगाने के बाद बाई ये ने कुछ देर उसका अध्ययन किया और फिर उसे चालू कर दिया। वे आज रात गर्म पानी से नहाने का आनंद ले सकेंगे। हालांकि उनके पास सोलर वाटर हीटर था, लेकिन वहां का तापमान बहुत अधिक नहीं था, इसलिए पानी स्वाभाविक रूप से बहुत गर्म नहीं होता था। बाई ये, क्या तुमने डायरेक्टर चेन को फोन किया था? बाई ये के अंदर आते ही बूढ़े बाई ने पूछा। जी हाँ, निर्देशक चेन बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे अपना घर का फोन नंबर दिया और मैंने ओल्ड मास्टर चेन को फोन किया। ओल्ड मास्टर चेन ने कहा कि वह चाहते हैं कि मैं कल आऊं। वह चाहते हैं कि हम एक और रात रुकें। ये भी ठीक रहेगा। कल ली गांव में सुअर का मांस देखते हैं और अपने साथ ले जाने के लिए कुछ ताज़ा मांस खरीद लेते हैं। तुम्हारी माँ और मैं दोपहर में कुछ सब्जियां तोड़ने जाएंगे। ये सभी घर में उगाई गई, ताज़ी और स्वादिष्ट हैं। ठीक है, मैं बूढ़े मास्टर चेन के लिए लहसुन से भरा हुआ बैंगन भी बना दूंगा, बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा। उस शाम परिवार ने इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का आनंद लिया। जियांग लेन ने इसकी जमकर तारीफ करते हुए कहा, इसका पानी सोलर हीटर से कहीं ज्यादा गर्म है। और ये वॉशिंग मशीन तो कमाल की है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। अगली सुबह बाई ये जियांग हाउ को लेकर पहले कसाई झांग के पास 20 किलो सुअर का मांस खरीदने गया और फिर सीधे बूढ़े मास्टर चेन के घर की ओर चल दिया। उनके पीछे वाली कार सब्जियों से भरी हुई थी, जिन्हें जियांग लेन और बूढ़े आदमी बाई ने पैक किया था। बाई ये जिस कार को चला रहा था, वह उसकी पिछली कार से काफी नई थी और चलाने में भी बढ़िया थी। बूढ़े मास्टर चेन के घर पहुंचने पर उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। बूढ़े मास्टर चेन पहले से ही दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे, अपनी छड़ी के सहारे खड़े थे, और उनके बगल में चेन परिवार की उनकी सबसे बड़ी बहू खड़ी थी। श्याओ बाई, पिताजी, श्याओ बाई यहाँ है। अपनी बहू की बात सुनकर बूढ़े मास्टर चेन ने भी जल्दी से चारों ओर देखा, और वाकई में बाई ये की कार आ चुकी थी। बाई ये, अंदर आओ, अंदर आओ। बूढ़े मास्टर चेन ने पुकारा, और जियांग हाओ को दूसरी तरफ से बाहर निकलते देख उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, यह मेरा भाई है, बाई ये ने हंसते हुए कहा, फिर कार से सुअर का मांस और सब्जियां निकाली। सिर्फ आना ही काफी है, सामान लाने की क्या जरूरत है? हमारे घर में सब्जियां और सुअर का मांस है, बूढ़े मास्टर चेन ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा। सुअर का मांस आज सुबह ही ताजा खरीदा है। सब्जियां हमारे परिवार के खेत की हैं, जिन्हें मेरे माता पिता ने कल रात तोड़ा था, बाई ये ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे माता पिता ने मुझे आपको उनका प्रणाम कहने और पिछली बार आपके द्वारा भेजी गई चीजों के लिए धन्यवाद देने के लिए कहा है। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं, और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।